तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे लास्ट टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे लोग को इस आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ भी बच्चों लोग को बहुत समस्या क्रिएट करता है। सिमिलरली यहाँ भी इस अभी तक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, बच्चों की ज़्यादा समस्या आइसोमेरिज्म से आती है। और इसे आपके नीट में चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका ये जेई मेंस हो, 100% क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहेंगे। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप पढ़े हुए हैं बच्चे, आपका आइसोमेरिज्म, उनके लिए बहुत आसानी रहेगा कि 30% कॉन्सेप्ट, टर्म्स, नेम्स सारे कुछ जान रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट बेटे? तो फर्स्ट क्या है आइसोमेरिज्म, क्या होता है? तो आइसोमेरिज्म हम लोग कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि वैसे कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, डिफरेंट क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, स्टीरियो यानी स्पेस में ओरिएंटेशन उनका डिफरेंट हो सकता है। राइट? दो चीज डिफरेंट हो सकता है। पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है। डिफरेंट क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है। राइट? तो स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होने के कारण स्टीरियो आइसोमर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जिस तरह की इस तरह के दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, स्ट्रक्चर पहला डिफरेंट हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। जो नाम हो वो डिफरेंट होना चाहिए। की पॉइंट, की वर्ड मैं दे रहा हूं। यदि दो कंपाउंड स्ट्रक्चर आइसोमर हो या स्टीरियो आइसोमर हो, स्ट्रक्चर आइसोमर मींस व्हाट इज डिफरेंट? स्ट्रक्चर डिफरेंट। जो नाम दिया हुआ है, जैसे स्ट्रक्चर नाम दिया हुआ स्ट्रक्चर आइसोमर, तो नाम वाला चीज डिफरेंट रहेगा, बाकी सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गया, क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है। उसके बाद उसी तरह से स्टीरियो आइसोमर्स नाम क्या है? स्पेस में ओरिएंटेशन। स्टीरियो मींस स्पेस, स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। राइट? ये ऑलरेडी मैं बताया हूं, इसको थोड़ा सा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड किए थे। स्ट्रक्चर डिफरेंट और का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है ABCD, तो ABCD का ये ऐसे हम लिख सकते हैं BACD। स्ट्रक्चर डिफरेंट आगे पीछे हम कर सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं ABCD। सारे के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सारे के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर की जो बात करते हैं, नाम ये ध्यान रखने, पूरे कंटेंट्स में क्या ध्यान रखेंगे आइसोमेरिज्म में, जो नाम दिया होगा उसको डिफरेंट दिमाग में सेट रखो, कीवर्ड। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन। लेकिन यहां पर दो चीजें ध्यान देते हैं, क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम। तो स्ट्रक्चर फार्मूला सेम का मतलब क्या हो गया? दो स्ट्रक्चर सेम कब होंगे? यानी ABCD का सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि ACBD, यानी जब हम स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे तो पहला हम लोग क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम। कहने का मतलब ABCD आगे पीछे नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ABC, ऐसे ये जो लिखना लिखिए, यानी A के बाद B ही आएगा, ये नहीं कि A के बाद C। स्ट्रक्चर सेम का मतलब
स्ट्रक्चर आपका सेम रहना चाहिए स्टीरियो आइसोमर के लिए। क्या होगा, स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, यानी वी कैन से लाइक दैट बीसी एक हो सकता है, ए ऊपर जाएगा, जैसे बीसी प्लेन में है तो बी ऊपर तो डी नीचे। स्पेस में ओरिएंटेशन ए हो गया बीसी, ये क्या हो गया ए और दूसरा डी। हाँ, ए बी सी डी का सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे तभी स्ट्रक्चर सेम होगा। ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, वही चीज यहां क्या दिया हुआ देखो ध्यान से पढ़ो। ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो बेटे, ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव a complex compound have same molecular formula but different structure, but जो नाम वो डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट जब होगा तब क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्पेशियल मींस स्पेस अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट किसका, यहां पर अब लिगेंड की बात करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्पेयर में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। ये दोनों के तो अरेंजमेंट किसका चेंज डिफरेंट और होगा, लिगेंड का। ये जो हम डिफरेंट की बात कर रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर और आपका स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट किसका रहेगा, यदि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सेम मोलेकुलर फार्मूला but have different structure or spatial arrangement of ligand around the central atom or ion। सेंट्रल मेटल एटम के रिस्पेक्ट में सारे का यदि स्ट्रक्चर कहेंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लिगेंड का अरेंजमेंट अलग अलग रखेंगे, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद यदि हम स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे तो लिगेंड का स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, अंडरस्टूड। तो यहां पर दो ही चीज की बात करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, क्योंकि किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, किसके आइसोमर की बात करें, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेजर क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, एक काउंटर आयन है, दो ही पार्ट्स हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर और काउंटर आयन, तो उन्हीं के अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जिसका मोलेकुलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट, यानी सीक्वेंस जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। और दूसरा क्या है, आपका स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा तो स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा। उसी चीज को दिया इज कॉल्ड आइसोमर्स, वो दोनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। दो कंपाउंड जिसका मोलेकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट, तो वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, आगे बढ़े। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट, द आइसोमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग, स्पेस में ओरिएंटेशन आपका अलग अलग रहेगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर में आइसोमर्स में क्या होगा आपका, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट, जो नाम वो डिफरेंट, ध्यान देना है, जो नाम वो डिफरेंट। उसी तरह से वहां भी याद रखिए, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन डिफरेंट, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शन डिफरेंट, देखिए सारा लिंक है। वहां भी स्ट्रक्चर आइसोमर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स पढ़े थे, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, लाइक दैट, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, जो नाम था वही डिफरेंट, यहां भी वही सेम कॉन्सेप्ट, जो नाम वो डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स में क्या होगा, स्ट्रक्चर यानी ए बी सी डी आगे पीछे हो सकता है, राइट, उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके टाइप्स 4 टाइप्स हैं, उसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं।
इसको, इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, बच्चे को बहुत समस्या आती है। हाँ, जो ऑर्गेनिक वाला आइसोमरिज्म समझा हुआ है उसके लिए ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। चलो बेटे आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, ये भी कैंसिल होता होगा कहीं से। अच्छा, सेलेक्ट करके। राइट, थैंक यू बेटे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम लोग। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें हम लोग। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या है, 4 टाइप के हो गए। इसको आप ध्यान से, जैसे वहां पर हम लोग पढ़े थे ना, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, टॉटोमरिज्म, राइट, मेटामरिज्म, उसी तरह से यहां भी 4 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। फिर वही ध्यान, जो टाइप जैसे पोजिशन आइसोमर्स, पोजिशन डिफरेंट, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शन डिफरेंट, यहां भी जो नाम वो डिफरेंट, जो नाम वो डिफरेंट। क्या है, पहला टाइप का रहा आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयन, ION क्या होगा, आयन डिफरेंट होगा। पहला टाइप क्या दे रहा है, आयोनाइजेशन मींस काउंटर आयन की बात कर रहा है, नाम वो डिफरेंट, आयन डिफरेंट होगा, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा, राइट। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म arises when counter ion in complex salt is itself potential ligand and can displace। वो काउंटर आयन या तो अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है, जिसके कारण क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स होगा। यहां पर क्या होगा, काउंटर आयन डिफरेंट कैसे होगा, या तो वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर वाला बाहर जाएगा। लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर कौन है, सेंट्रल एटम तो बाहर नहीं, लिगेंड ही आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चर में कौन आगे, लिगेंड ही आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड हम जो क्या डिफरेंट कर सकते हैं, लिगेंड का स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहने का मतलब, अब ध्यान से देखो, यहां पर ये देखो CONH3, यहां पर क्या है, Br, काउंटर आयन Br, यहां पर काउंटर आयन क्या है, SO4, काउंटर आयन डिफरेंट है। ध्यान से देखो, अंदर में क्या है, सल्फेट, ये सल्फेट यहां पर बाहर चला गया और ये काउंटर आयन अंदर आ गया, तो क्या हो रहा, अंदर बाहर, अंदर बाहर जो हो रहा है उसी को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। काउंटर आयन अंदर तो लिगेंड बाहर। अब देखो कैसे डिफरेंट है ये दोनों, जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, आप क्या जानते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला वाटर में कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, वो टूटेगा ही नहीं। कौन टूटेगा, काउंटर आयन। तो जब ऊपर में CONH3 होल 5SO4 Br काउंटर आयन है, जब इसको वाटर में हम डिजॉल्व करें तो क्या निकलेगा, ब्रोमीन आयन निकलेगा। जब यहां पर आप ध्यान से देखिए, इसको CONH3 होल 5 SO4 को वाटर में जब डिजॉल्व करें तो बाहर क्या निकलेगा, SO4। पहले वाला केस में Br निकला था, यहां SO4 निकला। तो यहां डिफरेंट क्या है, आयन, काउंटर आयन डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, या तो काउंटर आयन अंदर जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिगेंड का आदान प्रदान हो रहा है, काउंटर आयन और लिगेंड का आदान अंदर बाहर हो रहा है, जिसके कारण कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म।
ये दोनों कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके, डन। आगे बढ़े, चलो दूसरा। फिर देखो हाइड्रेट, नाम हाइड्रेट मतलब वाटर, जो नाम हो डिफरेंट, यहां डिफरेंट क्या होगा? लिगेंड में वाटर का नंबर ऑफ वाटर्स, नंबर ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा, राइट। तो लिगेंड के कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में देखेंगे कितने H2O मॉलिक्यूल, किसी में 4 तो दूसरे में 5 डिफरेंट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? आपको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो क्या करा, ये भी इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का स्पेशल टाइप ही है। इसमें भी क्या हो रहा है? वाटर अंदर बाहर जा रहा है। पहले वाला में केस में अंदर बाहर का खेल हुआ लिगेंड और काउंटर आयन के बीच में, यहां भी वही खेल होगा। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लेकिन यहां डिफरेंट क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल H2O। इट इज ए टाइप ऑफ, it is a special type of ionization isomerism. This type of isomers arises due to presence of water molecules in and outside, अंदर बाहर, वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर डिफरेंट होंगे। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ CrCl4 6H2O सेम रहेगा ये दोनों का। अब यहां पर देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है? H2O कितना है? 6। यहां पे H2O कितना है? 5। तो जब आपका हाइड्रेट जब डिफरेंट होगा तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म तो फिनोमेना को बोलते हैं। तो बोथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। तो हाइड्रेट आइसोमर्स में क्या देख रहे हैं? ये देखो लिखा हुआ ना इन एंड आउट। यहां H2O, यहां Cl3 था, एक H2O बाहर आ गया, एक H2O बाहर आ गया। तो पहले वाला केस में 6 और दूसरे वाला में 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमर्स। तो दो डिस्कस किए। पहला क्या किए? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या देखे? काउंटर आयन डिफरेंट होगा। आयन मींस आयन क्या? काउंटर आयन। काउंटर आयन डिफरेंट होगा। और कैसे? काउंटर आयन डिफरेंट होने का मतलब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अलग अलग आयन से देंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, राइट। और सेकेंड क्या पर है? टाइप्स हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमर्स भी बोलते हैं। यानी H2O, नंबर ऑफ H2O लिगेंड के अंदर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन लिगेंड अलग अलग यदि होगा तो क्या देगा? हाइड्रेट सॉल्वेंट। क्लियर बेटे? ओके, डन। आगे बढ़े, सेलेक्ट। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखें। ठीक है बेटे, दो टाइप हम लोग डिस्कस करिए। आयोनाइजेशन हो गया, नेक्स्ट ना, सॉरी। यहां से देख लूं? नहीं, सेलेक्ट ऐड करना पड़ेगा बेटे। यहां से हाँ ये हो सकता है, इसको कैंसिल करना पड़ेगा ना, सेलेक्ट करके कैंसिल करना पड़ेगा ना। ये PDF कैंसिल होगा। नहीं वो अच्छा वो कैंसिल वो हो जाएगा। PDF ओपन कर लेते हैं। PDF
उसके बाद नेक्स्ट लीकेज वाला है। इसको डिलीट करना पड़ेगा। पेज नंबर 3 4 ना, यहाँ पेज नंबर 4 आना चाहिए। आ गया ना पेज नंबर 4, हाँ राइट, यहाँ से चलो ये नंबर इंडेक्स राइट। उसके बाद ये ऐड पेज, चलिए तो दो टाइप हम लोग डिस्कस कर चाहिए। नेक्स्ट अब लीकेज आइसोमेरिज्म। लीकेज आइसोमेरिज्म थर्ड टाइप। लीकेज का मतलब लीक करना नहीं है। लीकेज आइसोमेरिज्म का मतलब यहां पर क्या होगा, एम्बिडेंटेड जो हम लोग पढ़े थे, लिगेंड पढ़े थे ना, एम्बिडेंटेड में क्या होता है, जैसे NO2। NO2 में क्या, जब नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और जब ऑक्सीजन से ONO, यानी दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शन जैसे होता है ना कि कोई बैट्समैन है, लेफ्टी और राइटी दोनों खेलता है, लेकिन एक बार में लेफ्टी ही खेल सकता है, दोनों तो एक साथ खेल नहीं सकता है। उसी तरह से एम्बिडेंटेड लिगेंड में हम क्या पढ़े हैं कि उसके पास दो ऐसे एटम्स हैं जिससे कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। जैसे NO2 में नाइट्रोजन से भी बना सकता है और ऑक्सीजन से भी बना सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो लीकेज आइसोमेरिज्म में क्या ध्यान देना है कि कैसे पहचानेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में देखेंगे कोई भी आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है कि नहीं। यदि एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा तो जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल, यहां पर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NO2 एम्बिडेंटेड है, यहां पर है ना, और ये देखो ऑक्सीजन से जुड़ा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है। तो लीकेज आइसोमेरिज्म यदि बताना है, क्वेश्चंस में दिया रहा है कि बताइए इसमें कौन आइसोमेरिज्म है, तो लीकेज आइसोमेरिज्म पकड़ने का तरीका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यदि लिगेंड आपका एम्बिडेंटेड होगा तो वो क्या देगा, लीकेज आइसोमेरिज्म। जैसे यहां पर दिया ना, कंप्लेक्स कंपाउंड कंसिस्टिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड गिव्स दिस आइसोमेरिज्म। जो एम्बिडेंटेड रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो कौन सा आइसोमेरिज्म देगा, लीकेज आइसोमेरिज्म। और दोनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे, लीकेज आइसोमर्स। ए मोनोडेंटेड लिगेंड विद टू और मोर डोनर एटम, कोई मोनोडेंटेड है जैसे NO2 है, उसमें दो डोनर एटम होते हैं, दो साइड्स होते हैं राइट, लेकिन एक ही साइड एट ए टाइम। जैसे कोई बैट्समैन है लेफ्टी और राइटी, तो एक समय में या तो लेफ्टी खेलेगा या राइटी खेलेगा, दोनों तो एक साथ पॉसिबल नहीं है ना। सेम चीज यहां एम्बिडेंटेड का भी कॉन्सेप्ट है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसमें यदि आपका एम्बिडेंटेड रहेगा तो आप क्या बोलोगे भाई, लीकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद जैसे इस पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है अभी तक जो पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिट लीकेज आइसोमेरिज्म। तो आपको अब क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एम्बिडेंटेड ग्रुप देखना है। ठीक है, पहला वाला में कोई नहीं है, EN का मतलब व्हाट अंडरस्टैंड, इथिलीन डाई एमीन। इसका कितना है आपका डेंटिसिटी, डेंटिसिटी डेंटिसिटी 2, दो नाइट्रोजन है ना, दो साइड, डेंटिसिटी नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पकड़ते हैं कितने साइट हैं। ठीक है, यहां पर CONH3 ये भी, चाहे क्रोमियम EN ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। कहां ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है NO2। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जहां भी आप एम्बिडेंटेड रहेंगे वहां उसको हम क्या बोलेंगे, लीकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो इसमें थर्ड बिट आपका हो गया आंसर, लास्ट वाला में भी नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट बेटे, सेलेक्ट। फिर
अब कितने डिस्कस कर लिया हम लोग? थ्री टाइप्स डिस्कस हो चुका। पहला कौन था? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा कौन सा था? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और थर्ड लीकेज, ठीक है। आयोनाइजेशन में क्या देखे? काउंटर डिफरेंट, जो नाम वो डिफरेंट। फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रेट में क्या देखे? वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट। और थर्ड लीकेज में क्या देखे? एम्बिडेंडेंट लिगेंड में यदि एम्बिडेंडेंट लिगेंड रहेगा तो लीकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड फोर्थ वन क्या करा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर मींस दो बड़ा बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए, पहला चीज आइडेंटिफाई करने का ट्रिक। जिस तरह से एम्बिडेंडेंट में बताया कि सॉरी लीकेज में बताया कि एम्बिडेंडेंट ग्रुप होगा, इसका मतलब लीकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो बड़े बड़े ब्रैकेट होना जरूरी है, राइट? क्योंकि नाम क्या दे, क्या डिफरेंट होगा? कोऑर्डिनेशन डिफरेंट होगा, यानी जो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड है, जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वो अलग अलग होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। कहने का मतलब यहां पे देखिए NH3 बना रहा है, जैसे यहां पर NH3 बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड CO से, सेंट्रल मेटल एटम से। यहां पे कौन बना रहा है? CN बना रहा है। क्या डिफरेंट होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन आइसोमर मींस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कौन बना रहा है? लिगेंड बना रहा है, तो वो लिगेंड डिफरेंट होना चाहिए। इट मींस दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दो बड़े बड़े ब्रैकेट होनी चाहिए। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के लिए, राइट? क्या दिया हुआ देख लें स्टेटमेंट्स। इट अराइजेस ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। लिगेंड का म्यूचुअल एक्सचेंज होने के कारण क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म मिलेगा। देखिए दूसरा वाला जो दिए, ये CN इसमें आ गया और NH3 यहां आ गया। तो इट अराइजेस ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन एनायनिक एंड कैटायनिक स्पेयर ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कम है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दो बड़े बड़े ब्रैकेट होना चाहिए, दोनों में क्या होगा? लिगेंड एक्सचेंज होगा, लिगेंड एक्सचेंज होना चाहिए, राइट? तो क्या देगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म देगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 4 टाइप के, जस्ट एक बार फिर से रिवाइज। पहला आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, काउंटर एंड डिफरेंट। दूसरा आपका था आपका हाइड्रेट आइसोमरिज्म, जिसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट। थर्ड लीकेज में एम्बिडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स में क्या होना चाहिए? दो बड़े बड़े कोऑर्डिनेशन स्पेयर होना चाहिए। वही तो वहां पर क्या होगा? लिगेंड का एक्सचेंज होने के कारण ये दोनों मॉलिक्यूल, दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अब आगे बढ़े, इसमें देखें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। CONH3 whole 5Br SO4 CONH3 whole 5 SO4 Br are related to each other। कौन सा इसमें आइसोमरिज्म होगा? जल्दी जल्दी बताइए। आयोनाइजेशन एंड डिफरेंट है, डिफरेंट एक जब SO4 है, एक जब Br है। अंदर बाहर देखिए हो रहा है, यहां देखिए भी अंदर बाहर हो रहा है, तो आयंस अंदर बाहर हो रहा है, इसका मतलब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। लीकेज तो हो नहीं सकता है, कोई भी एम्बिडेंटेड है नहीं। कोऑर्डिनेशन दो ब्रैकेट, तो दोनों क्या है? ये एक साथ दो ब्रैकेट है भी नहीं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अभी तो बात ही करेंगे जब हम लोग स्पेशल स्टीरियो आइसोमर की जब बात करेंगे, वहां पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, राइट बेटे? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट 6
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, व्हाट टाइप्स ऑफ आइसोमर शोन बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखते ही आप तुरंत बता दीजिएगा। दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। दूसरा क्या होगा इसमें, कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या करेंगे, लिगेंड का आदान प्रदान, लेन देन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो दूसरा इसका क्या होगा, आइसोमर्स CONH3 अच्छा यहां पे चेंज करना होगा ना, रो सॉरी, COCN6 और दूसरा क्या हो गया, CRNH3 ये हो गया दूसरा आइसोमर्स। दो जहां आप देखिएगा स्पेयर, इट मींस कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों में बताना है। यहां पे देखिए क्या क्या डिफरेंट है, आयन एक SO4 अंदर, यहां पर बाहर ये काउंटर आयन, बाहर काउंटर आयन अंदर। तो अंदर बाहर क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन, काउंटर आयन, और लेकिन अंदर बाहर जहां होगा उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वही सारे कराया जा रहा है। चलो बेटे नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। अच्छा ये कॉपी, नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें कौन सा रहेगा, CONH3NO2 -2 है, ये यहां पर -2 डाल दीजिए जो वहां चला गया है। तो व्हाट टाइप्स ऑफ द आइसोमरिज्म, कौन सा इसमें होगा, ये ध्यान से देखिए। यहां पर लिगेंड क्या है, NO2 क्या है, एबिडेंटेड, तो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहां ये -2 पर रहेगा, राइट। हाँ इसका नाम बताना, आईपीएसी नेम क्या होगा, टेल मी व्हाट इज द आईपीएसी नेम, व्हाट इज आईपीएसी नेम, क्या लिखते हैं आईपीएसी नेम में, पहले लिगेंड का नाम मैं बताया था ना, जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी है, तो टीचर मैं और आप बच्चे दो ही आदमी हैं, प्रायोरिटी किसको देना है, इंस्टीट्यूशन में बच्चों की प्रायोरिटी देना है। हाँ ये आयन है तो क्या लगता है, ATE कॉसेरेट, राइट। तो उसी तरह से निकेल है तो निकेलेरेट करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, पहले लिगेंड का टेट्रा क्लोरो बोलते हैं ना, क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोराइडो निकेलेरेट, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, फट देना निकालिए, कैसे निकालते थे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, क्या हो गया, निकेल को X मान लीजिए बेटे, कोलिन -4 इक्वल टू 2, व्हाट इज द X वैल्यू 2, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 एंड निकेल +2 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। स्टेप एकदम फटाफट, निकेल
पिछला सारा रिवाइज करते चलिए। निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो निकेल का कितना होता है पहले वो निकालिए। हम लोग क्या बताए थे 4s2 3d8 कॉन्सेप्ट बताया था। जो रहेगा एटॉमिक नंबर 28 है तो 8d में चला जाएगा 4s2d8। लेकिन यहां पे क्या है +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, एस से निकलेगा। तो क्या करेंगे ये एस से 2 इसको हटा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया 4s0 3d8। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कीजिए। पहले d, हाँ पहले d देख लें 1 2 3 4 5 ठीक है। उसके बाद s और उसके बाद 3p। कितना इलेक्ट्रॉन है 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा होने की चांसेस है। अच्छा कोलिन क्या है वीक लिगेंड है। वीक है तो पेयरिंग करेगा नहीं, पेयरिंग करेगा नहीं। तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड है 4 है, 4 घर चाहिए तो ये तो पेयरिंग करेगा नहीं ठीक है। तो 4 घर में लेने के लिए क्या होना चाहिए इसको, यहां पर आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 ये तो हो गया 6 7 8 हो गया। एस में 0 है और नंबर ऑफ लिगेंड 4 है। तो यहां पर एक चला गया एस में 2, एस में 2 ना बेटे, हाँ इसमें एक क्लोरीन उसमें जाएगा। हाँ ये इस तरह से ये गया 4 घर ले लिया अपना। नहीं 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 वो इलेक्ट्रॉन नहीं, डबल नहीं, हर लिगेंड एक लिगेंड एक घर। लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन ये देखो एस बनाया ये पी बनाया sp3। लेकिन वो डबल वो इलेक्ट्रॉन अलग चीज हो गया ना। ये क्या होगा पहले इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लिए। लिगेंड को क्या चाहिए जैसे होता है ना कि अब मैं घर में एक आदमी आया मेरे को अलग एक रूम चाहिए। लिगेंड क्या है तानाशाही है, वो अपना एक घर खोजता है। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुंस रूल के अकॉर्डिंग कर लिए काम कंप्लीट। अच्छा पेयरिंग नॉन पेयरिंग किसके हिसाब से करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग। तो कोलिन क्या है वीक लिगेंड है तो पेयरिंग होगा नहीं। तो चलो ये तो एज इट इज कुछ अच्छा नहीं करेंगे। अब क्या करना है देखेंगे कितने लिगेंड है अपने पास। यहां 4 लिगेंड है तो 4 घर उसको चाहिए, 4 ब्लॉक चाहिए राइट। तो 4 ब्लॉक एक एस में दे दिए 3 पी में दे दिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। ऐसे भी Cl4 है sp3 ही होगा, sp3 ही होगा। पेयरिंग होता तब dsp2 स्क्वायर प्लेनर होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन टाइप sp2 शेप टेट्राहेड्रल। ये सारे क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछे हुए हैं। क्लियर, चलें आगे बढ़े आप बेटे। नेक्स्ट स्लाइड 7 तक हो गया था ना बेटे 8। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट। तो हम लोग अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिए, 4 डिफरेंट टाइप्स के देख लिए और सारे के उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए।
ठीक है, अब चलें नेक्स्ट क्या है, स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स में हम लोग कंसेप्ट क्या जानते हैं कि लिगेंड का क्या होगा, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग, स्ट्रक्चर सेम होगा, यानी ए बी सी डी जिस लाइन में जुड़े हैं उसी लाइन में जुड़े रहेंगे। हाँ, अब स्पेस में ना 3 डायमेंशन, 2 हो सकते हैं प्लेन में, तो 2 हो सकते हैं ऊपर नीचे, राइट। तो स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा। हाँ, तो ये 2 टाइप्स क्या हैं, एक को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं और दूसरे को ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या जानते हैं कि वो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और उसके जो मिरर इमेज होंगे यदि वो नॉन सुपरइम्पोजेबल रहेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब प्लेन पोलराइज को आइदर लेफ्ट या राइट रोटेट कर सकते। ये ध्यान कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। यदि लिखा रहता है ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, और इनएक्टिव का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को, जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये मान लो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस पर लाइट इंसिडेंट हुआ, इस पर लाइट इंसिडेंट किए, ठीक है। तो यदि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है, प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो बात करते हैं, यदि उसको वो रोटेट कर देता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आइदर लेफ्ट या राइट, तब क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी लाइट में क्या है, ये ईएम वेव है, बेसिकली लाइट है क्या, ईएम वेव है। तो ये प्लेन को पोलराइज कर देता है, वो सारे हम ऑब्जेक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। और जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, ये क्या है, स्पेस में ओरिएंटेशन। जैसे एक प्लेन में दो, जैसे मान लो 4 एटम हैं, 2 प्लेन में हो सकते हैं और 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसमें भी आप जैसे बीच में सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है, तो ये इस प्लेन के नीचे होगा 2 एटम और इस प्लेन के ऊपर 2 एटम सेम टाइप के होंगे ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, सिस। और डिफरेंट डायगोनली अपोजिट रहेंगे सेम टाइप को, ट्रांस। वो सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट यहां भी रिपीट होगा। उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। क्या आप कर रहा है, इसको पढ़ लें। आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम। सेम पोजीशन ऑफ एटम कहने का मतलब स्ट्रक्चर सेम। अब ए बी सी डी जिस सीक्वेंस में, ये नहीं कि ए बी को आगे पीछे करेंगे। आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप भी, बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट, एंड स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, एंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, called stereoisomers, and this phenomena is called stereoisomerism। 2 टाइप्स क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चले आगे बढ़े बेटे। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या, कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी भी सेम रहना चाहिए, सेम कनेक्टिविटी, बट क्या डिफरेंट अब होगा, देखो यहां
वहां पर हम क्या देखे थे, बोलते थे ना इस प्लेन में डबल बॉन्ड के बीच में सिस ट्रांस होता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद है, कार्बन कार्बन के बीच में सिस ट्रांस होने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी था। डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो यहां पर अब क्या कर रहा है, तो वहां डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन रहता था, दो जैसे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा दो Cl है, तो दोनों हाइड्रोजन सेम में रहते थे, यानी प्लेन के ऊपर सिस बोलते थे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन कोलिन इधर डिफरेंट डायगोनली रहेंगे तो ट्रांस बोलते थे। यहां पर क्या ध्यान से समझो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल और डिस्टेंस। डिफरेंट क्या होगा, बॉन्ड एंगल, क्या लिखा हुआ, बट है डिफरेंट डिस्टेंस एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन देयर लिगेंड और ग्रुप। ये क्या कह रहा है, अब जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहेगा, जो उसका स्ट्रक्चर है, तो सेंट्रल मेटल से जो लिगेंड कनेक्टेड होंगे और जो एंगल बनेगा, जैसे टेट्राहेड्रल 109 पॉइंट समथिंग एंगल होता है, राइट, सारे 109 समथिंग एंगल होता है। तो कहने का मतलब डिफरेंट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे सेंट्रल मेटल एटम है, एक इधर है एक इधर है, ये दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या करा, बॉन्ड एंगल डिफरेंट, तो ये क्या है, ये दोनों पास पास, एक मान लो लिगेंड जैसे है NH3, ये NH3 या ये भी NH3, जैसे CONH3 होल 4, CONH3 होल 4 लिया मैं, तो CO मैं हो गया सेंट्रल मेटल एटम, एक NH3 ये एक NH3 ये, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रखिए, शॉर्टेस्ट आजू बाजू है, एडजेसेंट में है, तो ये क्या कहलाएंगे, सिस। अच्छा, अब इस तरह का हो गया, एक NH3 इधर और दूसरा मान लो Cl इधर, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और डिफरेंट टाइप के एटम डायगोनली अपोजिट। तो यहां पर क्या डिफरेंट हो रहा है, बॉन्ड एंगल, इस केस में बॉन्ड एंगल सेम, जैसे CONH2 होल 2 Cl2, CONH2 होल Cl2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो जब ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, एक NH3 इधर एक NH3 इधर, दूसरा क्या होगा, फिर देखो इधर ये भी हो सकता है, Cl को इधर एक इधर ले लेते हैं, हाँ ये Cl इधर Cl, यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब आपका सेम टाइप के जो होंगे लिगेंड वो आजू बाजू होंगे, तो यहां पर क्या है, एक केस में 90 डिग्री जैसे सिस बन गया, ट्रांस के लिए क्या होगा, NH3 इधर Cl इधर। अब दोनों एटम के बीच में, दोनों के बीच में क्या है, 180 डिग्री का एंगल, पहले क्या था 90, चेंज हो गया, डिफरेंट बॉन्ड एंगल। ओके, डिस्टेंस भी अलग हो गए, तो यहां पर वही चीज को समझा रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में वहां अलग कॉन्सेप्ट था कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहां पर डिफरेंट क्या होगा, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिस्टेंस। तो दो ग्रुप जब आसपास में रहेंगे सेम टाइप का, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस, और दो डिफरेंट ग्रुप डायगोनली अपोजिट यदि रहेंगे उसको ट्रांस। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिस ट्रांस में, सिस में 90 डिग्री एंगल बना और ट्रांस में 180 डिग्री एंगल बना, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, वही लाइन करा, बट हैड डिफरेंट डिस्टेंस एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन देयर लिगेंड्स एंड ग्रुप इन द स्ट्रक्चर। समझ में आया बेटे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कंपाउंड है सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर सेम, व्हाट इज डिफरेंट, बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड डिस्टेंस। यदि दो एटम आसपास में रहेंगे, एडजेसेंट में रहेंगे, उसको सिस, और दो एटम अपोजिट साइड में रहेंगे उसको ट्रांस। क्लियर, ओके, डन है, चलो आगे बढ़ो, यही दिया हुआ यहां, when two identical ligands occupy adjacent position, this is concept is important, adjacent position पे होगा तो आइसोमर्स इज कॉल्ड सिस। यदि दो सेम टाइप के लिगेंड आसपास में रहेंगे, एडजेसेंट में रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर।
एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन 90 डिग्री। ट्रांस के लिए व्हेन टू आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन, एक ऊपर एक नीचे, डायगोनली अपोजिट। जैसे ये प्लेन हो गया, तो इस प्लेन में इस तरह से मैं डायगोनल पर खड़ा हो गया, एक NH3 इधर, Cl इधर। तो वही कह रहा है व्हेन टू आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन, यदि लिगेंड अपोजिट पोजीशन पे रहेगा तो आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। क्लियर कॉन्सेप्ट होगा बेटे। सिस और ट्रांस में, सिस में क्या ध्यान देना है कि सेम टाइप के रहेंगे जो एडजेसेंट पोजीशन पे रहेंगे। बॉन्ड एंगल कितना होगा उस समय, 90 डिग्री होगा। अच्छा, दूसरा ट्रांस के लिए क्या होगा, डिफरेंट टाइप के, सेम टाइप वाला, सॉरी डिफरेंट वर्ड यूज किया हो, सेम टाइप वाला डायगोनली अपोजिट, सेम टाइप वाला व्हेन टू आइडेंटिकल लिगेंड ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन, यानी इधर NH3 तो अब NH3, पहले था ऐसे ये दिया सिस, जब इस तरह का हो गया ट्रांस, सेम टाइप के लिगेंड, यहां NH3 देखिए तो डिस्टेंस भी बहुत कम है इसके रेस्पेक्ट में, तो सेम टाइप के जब रहेंगे, यदि एडजेसेंट में रहेंगे दैट इज कॉल्ड सिस, और अपोजिट डायगोनली जब रहेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रांस। डन, आगे बढ़े। राइट, आप चलें, आगे चलें। द कंपाउंड है ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहा है, तब तक रीड करो, मैं पानी पी के आता हूं 2 मिनट, जो कंटेंट्स दिए हुए बेटे। ओके ओके, राइट। पढ़ाने बहुत आराम हो गया, PPT बनाने में तो मेहनत लग रहा है, इतने बच्चों लोग के लिए सही हो गया। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में डिस्कशन कर चुके ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो कि ऑलरेडी अभी बताया, ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होगा, कंप्लेक्स कंपाउंड जो होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यदि रोटेट करता है तभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा। क्या दे रहा है यहां पर, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो दोनों केस में ज्योमेट्रिकल में भी रहेगा, चाहे आपका कोई भी आइसोमरिज्म हो तो पहला रूल सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। अब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL बात किए थे हम लोग ऑर्गेनिक में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यदि उसका रोटेशन डिफरेंट हो, लेफ्ट होगा तो लेबो और राइट होगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट होगा तो लेबो बोलते थे एल फॉर्म, और राइट होगा तो डेक्स्ट्रो। याद कैसे किए थे, एल से लेफ्ट और दूसरा ऑटोमेटिक अपना डेक्स्ट्रो राइट रहेगा। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रोटेट करेगा वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। आगे नेक्स्ट, द आइसोमर्स व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो-रोटेटिव फॉर्म, डी फॉर्म। यदि राइट में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तो वो किस तरह का रहेगा ऑप्टिकल आइसोमर, डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो। The isomers rotate the plane polarized light to the
लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड अल्फा। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़े आप लोग। ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपरपोजेबल, कहने का मतलब इसको थोड़ा समझे हम लोग, ये क्या कह रहा है नॉन सुपरपोजेबल का कॉन्सेप्ट। नॉन सुपरपोजेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हम एक मिरर कंसीडर किए, ठीक है, ऑलरेडी वहां भी बताया था, यहां पीछे लाइट कर डाल लूं, व्हाइट है, हाँ चलो ओके, ठीक है, इसको इरेज कर दें। अब क्लियर है? ओके राइट, थैंक यू बेटे। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सुपरपोजेबल, कहने का मतलब मिरर इमेज जो होगा, जैसे मेरा मैं हूं और जो मेरा मिरर इमेज है, यदि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से ढक लेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरपोजेबल है। ठीक है, जैसे हम लोग शायद 10th के मैथ्स में इसमें सिमेट्री हो गया, सिमेट्री उसमें, और 9th वाला में क्या था मैथ्स में, ये कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी में भी हम लोग क्या देखते थे, जैसे क्वाइन लिए, क्वाइन को दूसरा क्वाइन कॉन्ग्रुएंट कब कहलाता है, जब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा, तो दोनों शेप को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है। सेम उसी तरह से यहाँ कौन सा दो शेप होगा, रियल और इमेज वाला। यदि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, यदि ये ढक लिया तो क्या बोलेंगे, सुपरपोजेबल है, यदि नहीं ढकेगा तो नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मिरर है अपना अल्फाबेट ए, क्लास 4th सब में भी हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है मैथ्स में। जैसे ए लेटर का मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज कैसे, ध्यान से देखो, मिरर से नजदीक कौन सा है, ये, तो पहले ये आएगा लाइन, मिरर से दूर जो रहेगा वो इधर, तो ए और ए इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से ढक लेगा। ए अल्फाबेट क्या कहलाएगा, सुपरपोजेबल है। ए अल्फाबेट क्या कहलाएगा, सुपरपोजेबल है। अच्छा, दूसरा लेटर आप कंसीडर कीजिए, जैसे मान लीजिए क्यू, चाहे पी, कोई भी लेटर ले लीजिए, पी, एनीवन। अब यहां इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो जो नजदीक क्या है, ये है नजदीक, तो ये पहले आ जाएगा, ठीक, उसके बाद ये डंडा आ गया, ये मिरर इमेज हो गया। अब क्या इसको उठाकर रखेंगे तो ढक लेगा, नहीं, कैसा शेप आएगा, इस तरह का कुछ शेप आ जाएगा, तो पी लेटर क्या होगा, नॉन सुपरइम्पोजेबल। यहां पूरी तरह से ढक लेगा उसको सुपरपोजेबल बोलेंगे, जो पूरी तरह से नहीं ढकेगा उसको नॉन सुपरपोजेबल। तो नॉन सुपरपोजेबल क्या होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कहने मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। कैसे याद रखेंगे, शेप अलग अलग, रोटेशन अलग अलग, शेप सेम, रोटेट कहां से करेगा, दोनों का तो देखने में एक जैसा लगा ना, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ही नहीं कर पाएगा, ये रिमेंबर करने के ट्रिक। यहां पर क्या हो रहा है, सुपरपोजेबल मींस सेम शेप, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, देखने में एक ही जैसा लगेगा, लेफ्ट है कि राइट है पता ही नहीं चलेगा। यहां पर क्या हो गया, नॉन सुपरपोजेबल, शेप अलग हो गए, ढके नहीं एक दूसरे को, अलग का मतलब लेफ्ट राइट रोटेट करेगा, तो लेफ्ट राइट रोटेट करने का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसको इनैंसोमर्स भी बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनैंसोमर्स भी बोलते हैं, राइट। और ये मिरर में एक दूसरे को ढक लिया, सुपरपोजेबल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसी तरह से यदि कोई शेप है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री का भी कॉन्सेप्ट क्या था, यहां पर जैसे ए लेटर है, अब यहां ये क्या है, इसको काट दिए, दोनों ए शेप दिखाई, सेम दिखाई दे रहा है, तो ए से ए अल्फाबेट में प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
बी, ये देखो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट। डी, डी में भी आएगा। पी, अब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ह्यूमन बीइंग में काट देना, बीचों बीचों काटो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं मिलेगा। स्टेट दम इमेजिन को प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें रहेगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ये सारे आगे पढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है। So laser is थोड़ा बड़ा भी कर सकते हाँ, अब आ जाए अपने स्लाइड्स पर, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या देख रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स में? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफर इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जो लेफ्ट रोटेट करेगा लेवो, जो राइट रोटेट करेगा, सॉरी गलत कुछ बोल रहा हूं, लेवो, हाँ राइट, ठीक है। जो राइट रोटेट करेगा डेक्स्ट्रो, एल फॉर्म डी फॉर्म बोलते हैं। ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपरपोजेबल, विच आर, जो एक दूसरे को ढकेगा नहीं। नहीं, व्हाइट नहीं, इस पे ब्लू। नॉन सुपरपोजेबल कहने का मतलब जो इमेज एक दूसरे को ढकेगा नहीं। जैसे पी लेटर अभी देखे हम लोग, उसको क्या कहेंगे? इनैंसोमर्स। इनैंसोमर्स जो नॉन सुपरपोजेबल होगा या ऑप्टिकली एक्टिव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनैंसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये देखो एक दिन तुम पूछे थे, तुम्हारा लगता है वो घबराया था। मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर के लिए इक्वल परसेंटेज रहेगा, इक्विमोलर मिक्सचर, यानी डी और एल इक्वल अमाउंट में रहेंगे। रेशमिक मिक्सचर कब होता है? जब डी और एल, डी और एल कब आएगा? जब ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। रेशमिक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तभी ना डी और एल फॉर्म दो आएंगे, और वो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स सेम होना चाहिए, इसलिए दिया हुआ ए इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेशमिक, आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेशमिक मिक्सचर क्या होंगे? यदि वो डी और एल फॉर्म इक्वल अमाउंट में रहेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ठीक है बेटे? क्लियर है? कोई डाउट? तो रेशमिक मिक्सचर जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। डी और एल फॉर्म इक्वल अमाउंट में जब मिक्स करेंगे तो किस तरह का मिक्सचर बनेगा? और ये रेशमिक मिक्सचर, शायद क्वेश्चन पूछा था ना मेंस वाला में, हाँ इस बार मेंस में पूछा था कि रेशमिक बोर्ड्स में था, हाँ राइट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े।
हाँ, नेक्स्ट आप देखें क्या दिया हुआ है। ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपरपोजेबल मिरर इज कॉल्ड, सेम स्लाइड्स, ओके, are called in isomers. Equimolar mixture of D form and L form is called racemic mixture, are optically inactive. हाँ, ये चले 12 नंबर, 12, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही अब काम का चीज अपना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है। कंडीशन फॉर दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब इसको ध्यान से समझ लीजिए आप। ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा? जो नॉन सुपरपोजेबल होगा, और उसी को क्या बोलते हैं? इनआइसोमर्स। फुल स्क्रीन पे भी आ जाता है। उसको ऐसे करना, उसको ऐसे। ओके, ठीक है बेटे, राइट। चलो क्या कर रहा है? ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपरपोजेबल मिरर आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो जिसका मिरर इमेज एक दूसरे को नहीं ढकेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नॉन सुपरपोजेबल, वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनआइसोमर्स। Equimolar mixture of D form and L form is called racemic mixture, and D और L form इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? 50-50% पर racemic mixture। racemic mixture are optically inactive। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। racemic mixture क्या, किसको बोलते हैं? जो D फॉर्म L फॉर्म 50-50% पे इक्विमोलर सेम अमाउंट में रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? जैसे मान लो लेफ्ट रोटेट किया, फिर राइट भी रोटेट किया, शेप तो वहीं रह गया, राइट, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफ देयर आर एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी रहेगा तो क्या होगा? वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। अभी जैसे एग्जांपल में बताया, ए अल्फाबेट प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां है, राइट, ठीक है। कोई भी स्क्वायर प्लेनर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला जैसे रहेगा, ये है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम यहां रहेगा। इसमें भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री कट मारेंगे बराबर में निकलेंगे, जहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा इट मींस वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए दो कंडीशन, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव, अच्छा सुपरपोजेबल ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिर्फ नॉन सुपरइम्पोजेबल के लिए क्या चाहिए? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर कायरल सेंटर का कॉन्सेप्ट, यदि सेंट्रल मेटल एटम के सारे लिगेंड अलग अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, कायरल सेंटर पढ़े थे ना कार्बन वाला में, जो सारे अलग अलग कंपाउंड्स यदि एटम या ग्रुप ऑफ एटम कनेक्टेड रहेंगे तो उसको कायरल सेंटर बोलते थे कार्बन को। यहां भी उसी तरह से कायरल सेंटर यहाँ क्या होगा? सेंट्रल मेटल से सब जितने लिगेंड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे,
वो भी क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। राइट बेटे, चले आगे बढ़े हम लोग। This chart is also very very important, very very important। अब यहां पर हम लोग जो अभी पढ़े अपने जो सिलेबस में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाला ज्यादा रिपीट हुआ। कोऑर्डिनेशन 4 वाला में 2 शिफ्ट देखे थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण टेट्राहेड्रल और dsp2 के कारण स्क्वायर प्लेनर। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग देखे थे जब रहेगा ऑक्टाहेड्रल शेप, दोनों का शेप उसमें ऑक्टाहेड्रल ही था, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग थे। पेयरिंग करेगा तो वहां पर हम लोग क्या थे, अंदर डी ऑर्बिटल आता था, अंदर वाला लो स्पिन, और पेयरिंग जहां नहीं होता था वहां उसको हाई स्पिन, यानी बाहर वाला से वो करता। तो उस चीज सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। आप ध्यान से देखो यहां पर क्या कर रहा है कि जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके 2 शेप आते हैं, टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3। अब देखो टेट्राहेड्रल शेप में आप क्या देख रहे हो, जो भी है ये इस तरह का ट्राइपोड जैसा शेप है, ट्राइपोड जो है आपका। तो ट्राइपोड में आप क्या देख रहे हो कि सारे के बीच में एंगल्स 190 डिग्री। ओके, अच्छा, किसी भी लिगेंड को एक जगह से निकाल के दूसरे जगह लगाते हैं, शेप तो वही रह जाएगा, कोई शेप में चेंज नहीं आएगा। यू इमेजिन ट्राइपोड जो है आपका इस तरह से और एक इस तरह से और एक ऊपर, तो सारे सब जगह यदि लिगेंड लगे हुए हैं और एक लिगेंड को निकाल के यदि दूसरा जगह भी रहते हैं, एंगल तो सेम। तो यही दिया हुआ, यदि टेट्राहेड्रल शेप हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको अंडरस्टैंड भी कीजिए, रटने से नहीं होगा। ट्राइपोड है, ट्राइपोड में मान लो CN है, निकेल CN होल 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सनाइड जो चारों जगह लगे, एक सनाइड निकाल के दूसरा जगह भी लगाएंगे, एंगल तो बॉन्ड एंगल तो सेम। यहां स्टीरियोआइसोमर में क्या है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिस्टेंस की बात करते हैं। जब तक बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिस्टेंस अलग नहीं होगा तब तक आइसोमर स्टीरियोआइसोमर बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स जो प्रीवियस स्लाइड और ये स्लाइड पूरे स्टीरियोआइसोमर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो सकता है चांसेस, ऑप्टिकल आइसोमर्स का चांसेस है। यदि आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो जब आपका टेट्राहेड्रल शेप होगा तो कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। क्लियर, कोई डाउट, ध्यान रखने का है। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर प्लेनर में अभी बताया ना, ये स्क्वायर प्लेनर शेप, एक सनाइड यहां, एक सनाइड यहां, एक सनाइड यहां, एक सनाइड यहां। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां अब क्या हो सकता है, ज्योमेट्री आजू बाजू में रहेंगे, 90 डिग्री एंगल पे रहेगा तो सिस्टर्स का फॉर्मेशन रहेगा। इसीलिए यहां देखो दिया हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यस, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि रीजन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब रहेगा तब कहानी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्यादा टेंशन नहीं है, इसमें क्या है, ऑक्टाहेड्रल शेप ही रहता है, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग दो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहां पर अब ध्यान से देखने का, यहां पर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल में, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी।
ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। तो फाइनल समरी ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जब आपका टेट्राहेड्रल शेप होगा तो वहां पर ज्योमेट्री नहीं होगा, ऑप्टिकल होगा। यदि शेप स्क्वायर प्लेनर होगा तो ऑप्टिकल नहीं होगा, ज्योमेट्री होगा। ऑक्टाहेड्रल शेप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो दोनों होगा। यही है फाइनल समरी। चले आगे बढ़े बेटे। नेक्स्ट स्लाइड 14। अब इसी चीज को मैं जो अभी समझाने की टाइपोड वाला के एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया, जैसे टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल ये देखिए 109, 109, 109, 109 सारा सेम। एक को निकाल लेंगे, यदि डिफरेंट भी रखेंगे, इसको इसके इंटरचेंज भी करेंगे तो शेप में डिफरेंट नहीं है, शेप सेम ही रहेगा। तो टेट्राहेड्रल में क्या हम लोग देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। अच्छा, तो ये लेकिन ये कौन सा बता रहा हूं, इस केस के लिए यदि कायरल होगा, अभी है ना ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या दिया हुआ, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर यस। टेट्राहेड्रल में कब यस होगा, जब ये चारों कायरल डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। अब इसका ये देखो मिरर इमेज कैसे बना है, इसके नजदीक मिरर के नजदीक कौन है, डी, तो ये डी आ गया यहां। दूर कौन है, बी, बी यहां गया। तो इस तरह से मिरर इमेज, तो ये क्या है, सारे लिगेंड अलग अलग होंगे आपका टेट्राहेड्रल में, तब आप इसको उठा के इस पर रखेंगे, सुपरपोजेबल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देगा। ठीक है, तो कायरल कंपाउंड होना जरूरी है, कायरल कंपाउंड, ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट होने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या ध्यान देना होगा, चारों अलग अलग होना जरूरी है, लेकिन तभी आपको ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देगा। राइट बेटे। अब बात करें हम लोग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही जब स्क्वायर प्लेन होगा तो वहां पर हम क्या देखें, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण क्या होगा, आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। राइट, तो उसी का एग्जांपल यहां इसको समझाया गया है। स्क्वायर प्लेन डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बिकॉज कि प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहां पर क्या है, ये क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं, ध्यान देने का है, यानी अप टू यहां तक। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंपाउंड्स दिया रहेगा, ध्यान से बता, वही डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड एबीसीडी। एम क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम, एबीसीडी क्या हो गया, लिगेंड। वो सारे लिगेंड है, लिगेंड है। MA4 का मतलब, A4 का मतलब चारों लिगेंड सेम, ए ए ए ए। M क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, MA4। अब इसमें आप ध्यान से देखो,
किसी को भी निकाल के कहीं भी रखेंगे शेप तो वही रहेगा, शेप तो वही रहेगा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दो दो का पेयर बना रहे हैं, दो दो का पेयर बना रहे हैं। अब इस पेयर को इधर पलटा पलटे कुछ भी करो, पेयर तो एक ही रहेगा, देखने में तो एक ही जैसा है, अरेंजमेंट एक ही रहेगा। तो जब ए अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होने का मतलब जीआई 0। जैसे दो डब्बा है, चारों लड़के हैं, एक डब्बा में दो लड़के को डाल दो और एक डब्बा में दो लड़के को डाल दो, बात बराबर। किसी भी डब्बा में मान लो डब्बा है आम, एक आम एक कोई डिफरेंट दो डब्बा ले लो, चाहे दो डिफरेंट रूम ले लो। एक रूम में चार लड़के दिए हुए हैं तो दो रूम में एक को डालो, दो रूम में एक को डालो। कोई भी आप दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा मान लो इसको उसमें, बात तो बराबर, दोनों रूम का साइज सेम, शेप वही चीज ये बता रहा है। तो क्या हुआ, यदि डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होने का मतलब जीआई 0। तो यदि कोई भी इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होगा टेट्राहेड्रल में जहां पर लिगेंड सेम होंगे, कोई जीआई नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमर्जिज्म तो नहीं होगा, जीआई भी नहीं होगा। अब दूसरा क्या दे रहा है, लिगेंड A3B4, यानी 3 लड़के एक लड़की, 3 लड़के एक लड़की की बात हो रही है। यही दो रूम रख लीजिए, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, एक रूम में दो लड़के रह। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, एक रूम में एक लड़का एक लड़की। यदि यहां इंटरचेंज भी करेंगे तो बात बात बराबर, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो यहां भी जीआई क्या होगा, 0। नेक्स्ट उसके बाद देखें, दो लड़का दो लड़की यदि दिया हुआ है, दो रूम में अरेंज करना है, तो या तो दो लड़के एक रूम में, दो लड़की एक रूम में, या दोनों रूम में एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, दो डिफरेंट अरेंजमेंट। ये देखो ए दोनों लड़के एक जगह और दोनों लड़की एक जगह, और ए भी एक जगह लड़का एक रूम में एक लड़की, दो डिफरेंट अरेंजमेंट। जब ऐसे अरेंजमेंट से सोचेंगे कितना ज्योमेट्री रहेगा। हाँ, तो जितने डिफरेंट अरेंजमेंट उतने जीआई। ऑप्टिकल तो नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑप्टिकल तो होगा ही नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट बेटे। तो इसमें कितना हो गया, 2 जीआई होगा। फिर उसके बाद मान लो अब हो गया 2 लड़के और बीसी क्या होगा, एक लड़की का फ्रेंड। तो इसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखो, एक जगह दोनों लड़के एक जगह आ गए, बीसी एबी एसी, टू डिफरेंट अरेंजमेंट, यहां भी 2 जीआई। तो इस तरह के आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए रहेंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कितने नंबर ऑफ जीआई, एबीसीडी पूछेगा। चारों डिफरेंट होंगे, 3 जीआई, यहां तक काफी है। पेयर कैसे, एक के कारण कैसे रहेगा, पॉसिबल नहीं है। यहां तो पेयर में ही है ना, ये देखो ए एडजेसेंट, पेयर की बात करते हैं ना। आज यहीं पर रहने देते हैं, कुछ जैसे इसमें बच गया है जिसको कि कल हम लोग करेंगे, राइट बेटे, ओके।